अब्बा क्लर्क थे, तनख्वाह कम थी, फिर भी उनकी ख्वाहिश थी मैं पढ़ लिख जाऊं। ताहम जब स्कूल जाती वो तलकीन करते, बेटी तालीम हासिल करने जा रही हो तो अपने इसी मकसद पर नजर रखना, इसके सिवा किसी और ख्याल को दिल में जगह मत देना। मैंने भी उनकी नसीहत पल्ले बांध ली और पढ़ाई के सिवा किसी तरफ ध्यान ना दिया। तभी एजाजी पोजीशन से मैट्रिक पास कर लिया। ये मेरे वालिदैन की दुआ ही थी जो मुझे अव्वल पोजीशन का एजाज मिला। अब ये मेरा हक बनता था कि कॉलेज में दाखिले लूं। वालिद भी यही चाहते थे मगर डरते थे कि 3 बेटियों के बाप थे और जमाना खराब था। इस शर्त पर कॉलेज में दाखिले की इजाज़त मिली कि मैं सहेलियों के चक्करों में पढ़ूंगी और ना उनकी बातों में आऊंगी। ये उनका तकिया कलाम था कि ज़माना ख़राब है और अपने कदम मजबूती से सीधे रास्ते पर रखना, वरना जो लड़कियां इस बात का ख्याल नहीं रखती वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। मैं अब्बा की बातों को गौर से सुनती और दिल में अहद कर लेती कि सिर्फ पढ़ाई से गरज रखूंगी और मोहब्बत वगैरह के चक्करों में ना पड़ूंगी। अम्मा कहती लड़के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं। तभी मैं सोचती कि अगर मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं तो ये झूठे खेल खेलने वालों को क्या मिलता है। मेरी दोनों छोटी बहनें भी स्कूल पढ़ने जाती थीं, लेकिन उनका स्कूल हमारे मोहल्ले में ही था, लिहाजा वालिदा उनको छोड़ने और लेने खुद जाती थी, लेकिन मुझे अकेली कॉलेज जाना पड़ता था। अबू तो सुबह ऑफिस चले जाते, कॉलेज घर से कुछ दूरी पर था, ताहम मुझे पैदल ही जाना होता था। तभी अम्मा आह भर कर कहती, आए काश हमारा मुनीर गुम ना होता तो आज वो तुझे कॉलेज छोड़ने जाता और मुझको तेरी फिक्र से निजात मिल जाती। किस्सा ये कि हमारा एक ही भाई था जो मुझसे 3 बरस बड़ा था। एक दिन गली में निकल गया, फिर लौट कर न आया। खुदा जाने उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। बहुत ढूंढा मगर उसका सुराग न मिल सका। इस गम ने मेरे माँ बाप दोनों का कलेजा खून कर डाला था। किस्मत पर बस नहीं, क्या कर सकते थे। बेटे की गुमशुदगी का गम दिल में दबा लिया और सब्र करके बैठ गए। हमारे कॉलेज में एक भूरी आंखों वाला नौजवान क्लर्क भर्ती होकर आया। सूरत शक्ल से अच्छा था और बातचीत भी तरीके सलीके से करता था। जल्द ही उसने कॉलेज वालों के दिलों में घर कर लिया। मुझे कॉलेज से माहाना तालीमी वजीफा मिलता था जो मेरिट स्कॉलरशिप कहलाता था। मैं हर माह इसी वजीफे की वसूली के सिलसिले में इस शरबती आंखों वाले क्लर्क के पास जाती थी। जब इसे मुखातिब करती वो खो सा जाता और मैं उसके इस खोए खोए अंदाज में खो जाती थी। मुझे लगता हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि इसे मुझ में और मुझे उसमें कशिश महसूस होती है। ये अजीब सा तासुर था कि जिसको ना तो मैं समझ सकी और ना कोई नाम ही दे सकती थी। अब जब भी मैं उस क्लर्क की आंखों में देखती, अब्बा की नसीहत एक ताज़ियाना बनकर मेरे जहन पर लगती और मैं चौंक जाती। फिर माँ की बात याद आई, बेटी मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं, इसलिए तुम किसी की बातों में मत आना। अगर कोई तेरे दिल को अच्छा लगे तो मुझे बता देना। इन बातों को याद रखने की वजह से ये भी ना जानना चाहती थी कि मोहब्बत के खेल की इब्तिदा कब और कहाँ से होती है और इंतहा कहाँ पर। एक दिन ये बात मैंने अपनी एक सहेली से पूछी तो वो बोली, ज़ारा पागल, मोहब्बत का इंकशाफ ही उस वक्त होता है जब वो दिल में घर करके बैठ जाती है, फिर इसको घर बदर करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी उस शरबती आंखों वाले नौजवान को देखने से होता। दिल में कसक और एक खलश सी मुझे तकलीफ देती। लगता कि इस शख्स से मेरा रिश्ता है जरूर, वरना क्यों ये गैर आदमी मुझे अपना सा लगता है। एक दिन उसने कहा, आपको देखकर मुझे कोई अपना याद आने लगता है। कौन? ये मैं नहीं जानता। आप सामने आती हो ज़ारा तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ रहा हो। खुदा जाने ऐसा क्यों होता है।
मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगी और अपने वालिदैन से मिलवाएंगी? आपको तो घर नहीं ले जा सकती क्योंकि इस बात पर अब्बा मुझे कॉलेज से ही निकाल लेंगे। हाँ, अपनी वालदा को हमारे घर भेज दीजिए तो शायद आपका मसला हल हो जाए। वो आपके घर नहीं आ सकती क्योंकि बीमार हैं। जिस दिन उसने ये बात कही उसके बाद से मैं खोई खोई रहने लगी। अम्मी ने भांप लिया, पूछा कि क्या बात है ज़ारा, कुछ दिनों से तुमको देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। क्या परेशानी है तुमको, मुझे बता दो। मैंने कहा, अम्मी हमारे कॉलेज में एक क्लर्क है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे कशिश महसूस होती है और वो भी यही बात कहता है। मुझे लगता है तुम्हारा मेरा कोई ऐसा रिश्ता है जो तुमको देखकर मैं खुद को भूल जाता हूँ। माँ, वो हमारे घर आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। मैं ये बात कह रही थी कि अब्बा आ गए और उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली। बस वो तो बिगड़ गए, सख्त खफा हुए कि तुमने मेरी नसीहत भुला दी, जबकि मैंने तुमको कहा था कि कॉलेज जा रही हो तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना और किसी तरफ ध्यान ना देना। मैंने बहुत कहा, अब्बा मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ है। एक बात जो परेशान कर रही थी अम्मी से कह दी। ये बात सिर्फ महसूस करने की हद तक है, मगर उन्होंने कब मेरी बात सुननी थी। फैसला सुना दिया कि ज़माना ख़राब है और इसके दिमाग में भी खलल आ रहा है, लिहाजा अब के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ाई बंद। साथ में मेरी दोनों छोटी बहनों को भी स्कूल से रोक दिया। ये एक बड़ा नुकसान था जो मेरी सादा लोग की वजह से हो गया। मैं ना ये बात अम्मी से कहती और ना ये दिन देखना पड़ता। 15 दिन गुजर गए और मैं कॉलेज ना गई। अम्मी भी मेरी वजह से सख्त परेशान थी क्योंकि मैं ही नहीं मेरी दोनों बहनें भी पढ़ने से रह गई थी। एक दिन दरवाजे पर बेल हुई। अम्मी ने दर खोला, सामने वही शरबती आंखों वाला खड़ा था। वालदा ने पूछा, कौन हो और किससे मिलने आए हो? मैं कॉलेज का क्लर्क हूँ और ज़ारा बीबी से बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए हो, मुझे बता दो, मैं उसकी माँ हूँ। अम्मी ने नागवारी से कहा, ज़ारा बीबी का तालीमी वजीफा आया हुआ है, वो वसूल करने नहीं आई। खैरियत तो है, यही मालूम करने आया था। बड़े आए खैरियत मालूम करने वाले, तुम होते कौन हो? मैं खूब जानती हूँ, तुम्हारे जैसों को बहाने से घर तक आ गए। जानते हो कि तुम्हारी वजह से ज़ारा को ही नहीं, उनके वालिद ने मेरी दूसरी 2 छोटी लड़कियों को भी तालीम से हटा लिया है। वालदा ने गुस्से से उसे डांटा। मैंने ऐसा क्या किया है? वो हैरान होकर बोला। मैंने जो क्लर्क को सामने देखा तो माँ से मिन्नत करने लगी कि इनको मत डांटो, ये मेरे भले की खातिर आए हैं। अगर मैं वजीफा वाले फार्म पर दस्तखत ना करूंगी तो मेरा वजीफा बंद हो जाएगा। हर माह इस फार्म पर दस्तखत करने होते हैं। माँ, इनको अंदर बुला लो। अब्बा घर पर ना थे, जाने क्या सोचकर अम्मा ने इसको घर बुला लिया। फिर वो इसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे कि चेहरा पढ़कर दिल का हाल जानना चाहती हूँ या पहचान रही हूँ। किसी भूली हुई सूरत को याद कर रही हूँ। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कौन है? मुझे अपने माँ बाप की खबर नहीं है। एक नेक दिल खातून ने पाला है, उसी को माँ जानता हूँ। ये क्या किस्सा है? अम्मी ने सवाल किया। किस्सा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर आप मेरी अम्मी से मिलेंगी तो मुझको खुशी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलूंगी। अपना पता लिख कर दे जाओ। उसने अपना पता लिखकर अम्मी को दिया और मुझसे फार्म पर दस्तखत करवाकर चला गया। हैरत ज़दा थी कि माँ ने कैसे उसको ये कह दिया कि तुम्हारी माँ से मिलूंगी, और क्या सोचकर इस बात को ना समझ सकी। अगले रोज उसके दिए पत्ते पर मैं और अम्मी उसके घर गई। उसकी माँ वाकई बीमार थी और वो बिस्तर पर दराज थी। कमजोरी की वजह से उठने बैठने से कासिर थी। जब वालदा ने उससे उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया,
میرے شوہر ایک روز ایک لڑکے کو فقیروں کے اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بامشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا تھا۔ اس کے ماں باپ کا اتا پتہ معلوم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ چونکہ غربت کی وجہ سے پالنے سے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحال جوڑے کو وہ فروخت کر دینا چاہتے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے گداگر سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر بچے کے والدین کا سراغ نہ ملا۔ ہماری کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام گلفام رکھ دیا۔ گلفام کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ وہ گلفام سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ ہم نے یہ تصویریں اخبارات میں دی تھیں، مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اس کے وہ کپڑے بھی اس گداگر سے لے لیے تھے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھا۔ جب یہ گداگر کو ملا تھا، وہ کپڑے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر امی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ دل سے دعا نکلی، خدا کرے امی ان کپڑوں کو پہچان لیں، خدا کرے یہ میرا کھویا ہوا بھائی منیر ہی ہو اور میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ ضروری نہیں یہ میری ماں کا کھویا ہوا منیر ہی ہو۔ دنیا میں ہزاروں بچے کھو جاتے ہیں، وہ پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں؟ یہ تو بس ایک انہونی سی بات ہے۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور گلفام کے بچپن کی تصویر ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگی اور تصویر کو غور سے دیکھا تو بولی، ہاں یہی تو ہے میرا منیر جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ گلفام میرا بچھڑا ہوا بھائی منیر احمد۔ یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگی، صد شکر میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بھلایا تھا، ورنہ شاید مجھ پر بجلی گر پڑتی۔ میں نے راستے کے رستے پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھے تھے، تبھی تو قدرت نے اتنا بڑا انعام ہم کو دیا کہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی کو ہم سے ملا دیا۔ یہ خوشی جو ہمارے نصیب کا انعام ہی تھی ہم کو مل گئی۔ والد نے جب منیر کو گلے سے لگایا وہ سجدہ ریز ہو گئے اور ہم تینوں بہنوں کو یہ انعام دیا کہ ہم پر پھر سے تعلیم کے در کھول دیے۔ اب جب میں کالج جاتی تو فخر سے چلتی تھی، کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا جو مجھے کالج ساتھ لے کر جاتا اور پھر ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس کی منہ بولی ماں اکیلی رہ گئی تھی اور بیمار بھی تھی، تو امی ابو اس کو اپنے گھر لے آئے اور پھر اس مہربان خاتون کا انتقال بھی ہمارے گھر ہوا، جس کو منیر نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ اب بھی ایک بیٹے کی طرح ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے